रहस्यमयी मूर्ति। गुड्डू जयपुर के पास एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो छोटी छोटी मूर्तियां और खिलौने बेचकर अपना घर चलाता था। अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेटा, वो जिम्मेदार आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे 50,000 रुपए कर्जा लिया था। वो अब सूद समेत मिलाकर 1.5 लाख बनता है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा? उसने सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया है हमें बेटा, वरना हमें ये घर खाली करना होगा। माँ, तुम रोना तो बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम फिक्र मत करो। गुड्डू परेशान सा पैसों का बंदोबस्त करने बाहर निकल आता है। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक बड़े से पोस्टर पर पड़ती है। 10 दिन बाद जयपुर शहर में मूर्तियों की एग्जीबिशन थी। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने तुरंत वापस लौटकर मूर्ति बनाना शुरू किया और 9 दिन की मेहनत के बाद 10वें दिन मूर्ति लेकर शहर पहुंच गया। देखिए सर, ये मेरी सबसे कीमती मूर्ति है और तुम्हें लगता है यह मूर्ति एग्जीबिशन में रखने के लायक है? हाँ, पर क्यों सर? क्या कोई कमी रह गई है मूर्ति में? कमी? गुड्डू, तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? यह मूर्ति कहलाने के लायक ही नहीं है। मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। पर सर, ऐसा मत कहिए। इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ऐसा मेहनत नहीं कहते गुड्डू। यह मूर्ति एग्जीबिशन में तो क्या, कहीं पर भी रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे। ये मूर्ति सिर्फ कचरे के डब्बे में बेचने लायक है। ले जाओ इसे। गुड्डू की आंखें भर आई। अपनी मेहनत को इस तरह अपने सामने बिखरते हुए देख वो बहुत दुखी हो गया। गुड्डू ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा और अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद करण खुद ही खुद से बातें करने लगा। सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम इस एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति रखो, समझे? चाहे कितनी ही खूबसूरत मूर्ति बना लो, गरीबी तुम्हें कभी ऊंचा उड़ने नहीं देगी और मुझसे आगे तो तुम कभी निकल नहीं सकते गुड्डू। गुड्डू रोता हुआ बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। वो माँ से वादा करके आया था कि वो पूरे पैसे लेकर आएगा। अब वो माँ को क्या जवाब देगा? कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने का सब बर्बाद हो गया। मेरी महीनों की मेहनत बिखर गई। वो उस टूटी हुई मूर्ति को गुस्से से वहीं फेंक देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद वो वापस पलटकर देखता है। उसे अपनी मूर्ति से बहुत प्यार है, जैसे उसका हिस्सा हो वो। ऐसे कैसे उसे फेंक सकता था वो? चाहे जो भी हो जाए, मैं कितनी ही बार असफल रहूं, पर मेरी मूर्तियां मैं नहीं फेंक सकता। एक दिन यही मुझे कामयाब बनाएंगी। गुड्डू ऐसे ही उस मूर्ति को लेकर चला जाता है। शाम हो चुकी थी। वो दूसरे शहर से यहाँ आया होता है, इसीलिए फिलहाल उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता। गुड्डू बहुत थक गया होता है, इसलिए वो पास ही पड़े एक बेंच पर एक झपकी लेने लगता है। गुड्डू काफी देर तक सोता रहता है और फिर अचानक एक आवाज उसे सुनाई देती है। कौन? पर वहां कोई नहीं होता। अचानक गुड्डू की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं जब वो अपने सामने अपनी मूर्ति को देखता है। ये मूर्ति तो टूट गई थी। ये वापस कैसे ठीक हो गई? वो मूर्ति के पास जाता है और उसे छू कर देखने लगता है। ये तो सच में पूरी हो गई। पर ये हुआ कैसे? ये तो पूरी टूट चुकी थी। गुड्डू अच्छे से ऊपर से नीचे से घूमकर उस मूर्ति को देखता है। फिर अचानक खुशी से उसकी आंखें चमक जाती हैं। ये तो चमत्कार हो गया। मेरी मूर्ति फिर से ठीक हो गई।
गुड्डू खुश होते हुए उस मूर्ति को गले से लगा लेता है। कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ, पर तुम ठीक हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज रात यहीं रुक जाता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। गुड्डू उस मूर्ति को पेड़ के नीचे खड़ा करके एक दुकान पर कुछ खाने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो हैरान रह जाता है। मेरी मूर्ति मेरी मूर्ति कहाँ गई? यही तो थी मेरी मूर्ति। गुड्डू वहीं खाने का सामान रखकर आसपास मूर्ति को ढूंढने लगता है और आसपास देखते हुए उसकी नजर अचानक गेट पर पड़ती है, जहां मूर्ति के पास एक औरत खड़ी होती है जो ध्यान से मूर्ति को देख रही होती है। कौन हो तुम? मेरी मूर्ति के साथ क्या कर रही हो? इसे कहाँ लेकर जा रही हो? ये आपकी मूर्ति है? हाँ, ये मेरी मूर्ति है और तुम इसे चुरा कर ले जा रही थी। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी। मैंने इसे यहाँ देखा तो बस रुक गई। वैसे मेरा नाम मधु है। झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। ये मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। पर मैंने तो इसे यहीं पर देखा, ये यहीं पर थी। गुड्डू उसे घूरने लगता है। भला मूर्ति खुद ब खुद चलकर आई है यहाँ? कोई तो इसे लाया होगा ना? मुझे नहीं पता, पर आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है। आपने बनाई है? हाँ, मैंने बनाई है, पर कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं? क्यों? कितनी खूबसूरत मूर्ति है और आपको तो ये मूर्ति एग्जीबिशन में रखनी चाहिए। आप इसे एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखते? कौन रखेगा मेरी मूर्ति को एग्जीबिशन में? वहाँ तो बड़े बड़े लोगों का राज है और मैं ठहरा छोटा सा मूर्तिकार। अरे, इसमें छोटे बड़े की क्या बात है? बात तो तुम्हारे जादू की है। कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम गरीबों की मदद कौन करेगा भला? ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कल होने वाले एग्जीबिशन में तुम्हारी मूर्ति को रखवाना चाहती हूँ। कल वाले एग्जीबिशन में? मगर कैसे? कौन है आप? मधु ने उस मूर्ति को देखा और कुछ सोचने लगी। मैं एक मूर्तिकार हूँ। सिर्फ मूर्ति ही नहीं बनाती बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझती हूँ। कल ये मूर्ति एग्जीबिशन में जरूर रखी जाएगी। अगले दिन गुड्डू की मूर्ति भी रखवाई जाती है, पर किसी को भी गुड्डू का नाम नहीं पता होता, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि जब गुड्डू की मूर्ति एग्जीबिशन में रखी गई थी। गुड्डू खुश हो रहा था। सबसे ज्यादा रश गुड्डू की मूर्ति के सामने होता है और ये सब देखकर उसे बेहद खुशी होती है। करण ये सब देखकर उसके पास आता है। तुमसे कहा था कि तुम एग्जीबिशन में मूर्ति नहीं रख सकते, फिर किसने रखवाई ये मूर्ति? आपने तो ये मूर्ति तोड़ ही दी थी। शायद आज यहाँ मेरा आना लिखा था। मेरी मूर्ति भी ठीक हो गई और मधु मैम की वजह से मैं अपनी मूर्ति को एग्जीबिशन में भी रख सका। मधु? वो कौन है? मधु मैम वो एक मूर्तिकार है। वो इस एग्जीबिशन में है। वो शायद उनकी मूर्तियां भी हैं यहाँ। यहाँ मधु नाम की कोई मूर्तिकार नहीं है। गुड्डू उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो इधर उधर देखता है पर उसे कहीं भी मधु नजर नहीं आती। वो सारी मूर्तियों को भी देखता है पर उसे कहीं भी मधु की मूर्तियां नजर नहीं आती। ये सब क्या हो रहा है? मधु नाम की कोई इंसान नहीं, फिर वो कौन थी जो कल मुझे मिली थी, जिसने मेरी मूर्ति यहाँ पर रखवाई है? वो कौन थी? गुड्डू परेशान सा यहाँ वहां देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपनी मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर गुड्डू को याद आने लगा। अचानक उसकी टूटी हुई मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर मधु का उससे मिलना और फिर उसकी मूर्ति का प्रदर्शनी में आना और अब मधु का गायब हो जाना। उसे याद आता है कि मूर्ति कल अपने आप पार्क के गेट के बाहर आ गई थी। गुड्डू सारी कड़ियां जोड़ता है।
और उसे एहसास होता है कि उसकी मूर्ति तिलस्मी हो गई है। शायद ये उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। इसका मतलब ये सब मेरी मूर्ति ने किया है? ये तो चमत्कार हो गया। गुड्डू खुश हो जाता है। इतने में एक आदमी उसके पास आता है। सुनिए, मेरा नाम मनीष पांडे है। मुझे आपकी मूर्ति बहुत पसंद आई है। मैं इसे ले सकता हूँ? माफ कीजिएगा, पर ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। ओह, तो क्या आप मेरे लिए ऐसी ही एक मूर्ति बना सकते हैं? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं। वो दरअसल मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है। आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। हाँ हाँ सर, जरूर, मैं आपकी मूर्ति जरूर बनाऊंगा। गुड्डू को वहाँ कई लोग उस मूर्ति की कीमत लगाने का बोलते हैं, पर गुड्डू नहीं मानता। गुड्डू वहाँ खड़े लोगों से दूसरी मूर्ति बनाने का कह देता है और काफी लोग तो उसे मुंह मांगी कीमत में भी खरीदने को तैयार होते हैं। गुड्डू ने सबको हाँ बोल दिया था और प्रदर्शनी खत्म करके जब गुड्डू बाहर आता है तो वहाँ 2 आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। सर, आज आपने प्रदर्शनी में जो मूर्ति रखी है, आपने कहा कि वो बेचने के लिए नहीं है। अगले महीने स्कल्पचर एग्जीबिशन है। क्या आप उस मूर्ति को वहां रख सकते हैं? सर प्लीज मना मत कीजिएगा। जी, मैं जरूर आऊंगा और ये मूर्ति भी रखूंगा। इसे यकीन हो गया था कि ये सब उसकी मूर्ति ने किया है। वो लोग 2 लाख रुपए एडवांस में गुड्डू को दे देते हैं, जिन पैसों से गुड्डू जमींदार के पैसे चुका देता है। गुड्डू की बनाई हुई मूर्ति उस एग्जीबिशन में सबसे महंगी बिकी और गुड्डू जानता था कि उस कामयाबी में उसकी जादुई मूर्ति तिलिस्मी का हाथ है, जिसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ रहा है। उसने आज तक इस मूर्ति को कभी किसी को नहीं बेचा, चाहे किसी ने उसे 1 करोड़ की ऑफर क्यों ना की हो। वो उस मूर्ति को हमेशा अपने साथ ही रखता है।